दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में गणित के जो प्रश्न आते हैं, उनको कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, बस आप थोड़ा समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को तो आप गणित सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न ही है, जो कि 26 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। हर एग्जाम में आप देखेंगे 8 से 10 प्रश्न मैथ्स के आते हैं। यदि ये 8 से 10 प्रश्न आप कर लेते हैं तो आप मेरिट में काफ़ी हाई पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो आप ये हम जो है बहुत सारे ट्रिक्स या छोटे छोटे इस तरह के काम करेंगे कि आप देखेंगे कि मैथ्स को इतना आसानी से भी किया जा सकता है क्या। हाँ, थोड़ा सा आप सोचेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो सीधा हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और कमाल ये है कि जो है क्वेश्चंस में वो जो 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सबसे पहला जो 8-10 प्रश्न होगा वो मैथ्स से ही होगा। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं और प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं आपको कहूँगा यदि आपका मैथ्स से उतना लगाव नहीं है तो इन प्रश्नों को सबसे अंत में सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स जो है कभी आपसे गद्दारी नहीं करता। वो आपको जो है 100% मार्क्स देता है। सही तो सही, गलत तो गलत, लेकिन यदि आप करना जान गए, करने लगे तो काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए सीधा हम मैथ्स के प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो ये रहे प्रश्न आपके। ये जो है प्रश्न जो है आपको जनरल स्टडीज एंड हिंदी से के प्रश्न हैं। तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें से मैथ्स सेक्शन, तो आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या किसी भी और सब्जेक्ट के हैं, अंग्रेजी के हैं, साइंस के हैं, कहीं भी हैं, ठीक है, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई भी इस वीडियो को का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपसे इसी तरह के मैथ्स पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न, ये रहा आपके प्रश्न, ये है। हाँ, देखो पहला ही प्रश्न है, गणित का ही है। ये देखो इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे तो इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में कंफर्टेबल होंगे तो हिंदी में बताएंगे। ओके, तो पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ दूंगा, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, देखो क्या कहा जा रहा है। ये रहा, आपका पेन ले ले रहा हूँ। हाँ, देखो कह रहा है 10 year ago the ratio of ages of Ramesh and Rajiv was 1:3. 5 years hence then this ratio will become 2:3. What is the ratio of their ages at present? ओके, ये प्रश्न है, उसको मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ और वहीं समझा दूंगा। ओके, ये देखो किधर गया हिंदी, ये है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से इससे फर्क ही, मैथ्स में कोई मीडियम का फर्क ही नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन समझिए, उसको कैसे भी सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या है, 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है। हाँ, 10 वर्ष पहले राजीव और रमेश के आयु का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, एक चीज करते हैं हम लोग, मानते हैं, देखिए क्या मानेंगे, हम थोड़ा सोचते हैं कि यहाँ रमेश है, रमेश और राजीव है, राजीव, ठीक है, राजीव है। अभी मानते हैं हम कि जो है 10 वर्ष पहले की बातचीत हो रही, तो मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले ही रमेश की आयु कितनी थी, एक्स थी, तो राजीव की कितनी होनी चाहिए, 3 है, अनुपात 1:3 है, तो इसका मतलब एक्स है, तो राजीव को 3x रखना पड़ेगा, 3x हमने रख दिया। ओके, अब कह रहे हैं 5 वर्ष पश्चात, ये जो x/3x है ये हमने 10 वर्ष पश्चात पहले की बातचीत की है। अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब यदि 10 वर्ष की बातचीत करें तो उससे अब 5 वर्ष हम बाद की बात करें तो दोनों के बीच कितने साल का अंतर है, 15 साल का अंतर है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, 15-15 जोड़ देंगे। हमने क्या किया, इसमें भी 15 जोड़ दिया और इसमें भी 15 जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब ये अनुपात कितना हो गया, 2:3। यही तो है प्रश्न। अब एक इक्वेशन बना लिए, अब इसको सोल्व कर देंगे। देखिए कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, 3x प्लस 15×45, 3x प्लस 45 ये हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे, आप देखेंगे 3×6x प्लस 15×23। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये x वाले को हम जो है एक साइड ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये 3x इधर है, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर आएगा तो 6x पहले से है, उसमें से 3x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 6x माइनस 3x,
ये बात आपको समझ आ गई। और 45 इधर है पहले से और 30 यहाँ पॉजिटिव में है तो इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब देखो ये इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको 15 दे देगा, 15 बराबर 3x है तो ये 6x माइनस 3x हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 इस साइड, ये जो 3 है इधर आएगा तो ये इधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, 15/3 बराबर x का वैल्यू 5 हो गया। अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। अब देखो वर्तमान में पहले तो 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात क्या है, मतलब या उनकी आयु कितनी है, x एक तो x है 5 है और एक 3x है तो 15 है। ये 10 साल पहले की बातचीत है, तो अब की बात इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे। ओके, तो 15/25 हो गया, 15/25 हो गया। इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 3, ये 5, 3:5 आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए या ना समझ पाए? यदि आप लोग नहीं समझ पाए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए एक बार फिर से कह देता हूँ। देखो ये हमने क्या किया कि 10 साल पहले के आयु को मान लिया कि x है और राजीव का 3 गुना है, 3x है तो 3 गुना 3x हो गया। अब 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब पहले के 10 साल की आयु की हम बातचीत कर रहे हैं, x अपन 3x, तो पहले का 10 और इधर का 5, दोनों को मतलब गैप देखेंगे तो 15 साल का है। तो 15 साल का जो गैप है तो दोनों में 15-15 जोड़ लिया, वो कह रहा है 2:3 हो जाएगा। बाकी उसके बाद इक्वेशन है, इसको यहाँ से गुना कर दिया, इसको यहाँ से गुना करके सोल्व कर दिया। ओके, सबसे मुश्किल होता है ये इक्वेशन बनाना। आप जिस बार इक्वेशन बना लिया आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब थोड़ा मिटा लेता हूँ। 1 मिनट, मिटाने का ऑप्शन यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से मिटा लेता हूँ। कोई बात नहीं, अभी मिटाने का ऑप्शन था, किधर भाग गया। खैर कोई बात नहीं, दूसरे जगह कर लेंगे। हाँ, अब देखो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी मीडियम के ही हैं तो जो है हिंदी में ही क्वेश्चन रखना ठीक रहेगा। ओके, तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, भले देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन देखो आप एक चीज़ बस याद रखिएगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, यही होता है। समय बराबर यही होता है, दूरी बट्टा चाल। बस इसको आप याद रखेंगे। हाँ, तो आपका ये प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि अपने घर से मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ, ये आपका घर है। अच्छा, एक चीज़ मैं देख लूँ आपको दिख रहा है को होगा कि नहीं। हाँ, आराम से दिख रहा होगा ना। ओके, ये रहा। देखो ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये स्टेशन है। ओके, आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ का डिस्टेंस x है। पहली बार आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और 7 मिनट लेट हो जा रहे हैं, ट्रेन छूट जा रही है, इसका मतलब लेट हो जा रहे हैं, आप 7 मिनट लेट हो जा रहे हैं। ओके, आप 7 मिनट लेट हो गए। कितना चाल से चले थे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले थे, दूरी x है तो समय कितना लगा, समय कितना लगा x/5, दूरी बटा चाल, ये हो गया। और 7 मिनट आप पहले मतलब देर से पहुंचे, मतलब आपको और जो है 7 मिनट पहले निकलना चाहिए था। ओके, ये वाली बातचीत हो गई। उसके बाद कहता है कि यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते। यदि आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते तो आपको इस समय कितना समय लगता है, दूरी तो एक्स ही, दूरी तो घटेगी नहीं, एक्स ही आपका जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी बटे चाल ये कर दिए, और आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाते मतलब आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता। तो इसको आप चाहें तो माइनस कर लीजिए, या अब 7 और 5 को उतना दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज़ सोचिए कि पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन में कितने मिनट का अंतर है, तो हम देखेंगे 12 मिनट का अंतर हो रहा है। एक बार 5 मिनट लेट से पहुंच रहे, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहे, तो कुल मिलाकर 12 मिनट का लेट हो रहे हैं ना आप, 12 मिनट से मतलब 12 मिनट की गैप हो रहा है नहीं दोनों समय में। ठीक है, तो ये 12 मिनट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हम कह रहे हैं ना, दोनों पहले में और दूसरे समय में जो टाइम टेकिंग आप होता है आपका पहले और दूसरे में, उसमें 12 मिनट का अंतर है। तो पहले में आप टाइम कितना टेक कर रहे हैं, x/5 टाइम टेक कर रहे हैं, और दूसरे में
x/6 टाइम टेक कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस जो है 12 मिनट का है, दोनों का डिफरेंस 12 मिनट का। अब 12 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ओके, अब देखो एक इक्वेशन यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटा लूँ। ओके, ये हमारा मिट गया। तो देखो एक इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, x/5 माइनस x/6 बराबर 1/5, ये हो रहा है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये इधर हो जाएगा 6x माइनस 5x और ये हो जाएगा हमारा 1/5। अच्छा इधर का दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, ओके कोई बात नहीं, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपके लिए। नहीं दिख रहा ना, इधर लिखूँगा। देखो मिटाना पड़ेगा मुझे, आप लोग घबराएं ना, आप जानते हैं कि जो है थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करना टीचर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है उतना, सब कुछ मिटाना उसके बाद सॉल्व कर देना। ओके, ये देखो, अब देखो हमारा जो है x/5 माइनस x/6 बराबर 1/5 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 हो गया एलसीएम, 30 एलसीएम हो गया और ये 6x माइनस 5x हो जाएगा बराबर 1/5 है। अब फिर से वही कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखो, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से, एक x/30 बराबर 1/5, ठीक है। कोना कोनी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो 30 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 5x है वो या तो ऐसे कर लो, x इधर को x इधर नहीं देते, ये 30 डिवाइड में ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30/5 हो जाएगा ना, तो 5 हम x क्या माने थे, दोनों के बीच का हमसे पूछा क्या रहा है, मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, आंसर 6 हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यदि आप नहीं समझे तो एक बार और फिर समझा देते हैं। हमने क्या किया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस x माना, तो पहले केस में x/5 समय लिया और दूसरे केस में x/6 समय लिया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 12 मिनट का था, ठीक है। तो 12 को हमने घंटा में बदल लिया तो 1/5 हो गया वो, तो वो 1/5 यहाँ है। हमने एलसीएम लिया तो 30 हो गया और इसको इधर पहुँचा दिया, तो ये हमारा x बच गया इधर और इधर नीचे में 30, ये 30 डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो गया 30/5, 6 दे दिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा के बाद ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको भी थोड़ा सॉल्व करने के लिए मुझे एरिया चाहिए। ये मिटाने का ऑप्शन एक साथ नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं। देखो स्पेस रहता है तो थोड़ा मैथ्स करने में अच्छा लगता है। और आप देख रहे होंगे एक बहुत छोटा छोटा प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी प्रश्न पूछ रहा है, आपसे बहुत इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप घबराएं नहीं और मैं आपसे कहूँगा कि मैथ्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको जो है 10 नंबर का बेनिफिट मिल गया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप यदि 10 नंबर को छोड़ के आएंगे तो आपके सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस बार जो है पिछले बार जैसा कंडीशन नहीं है। पिछले बार जो है पुराने छात्र थे और जिनका जो है थोड़ा पढ़ाई से डिस्टेंस आ गया था, लेकिन इस बार जो भी हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं ज़्यादातर, तो थोड़ा जो है कट ऑफ हाई होने की उम्मीद है। इसीलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि अच्छे से पढ़िए। अब देखो ये हमारा पेज बन गया है और हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, अब देखो सब सही चल रहा है या नहीं, ओके सब सही चल रहा है। फिर से हम आगे प्रश्न की तरफ देखो क्या कह रहा है, पी और क्यू की मासिक आय का औसत 5,050 रुपये है। मतलब पी और क्यू का औसत, जब दो लोग हैं औसत जो है कितना है 5,050 रुपये। अब जो है मतलब औसत इतना है, इसका मतलब टोटल इनकम कितना होगा, तो दो लोग हैं तो टोटल इनकम कितना औसत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो लोग हैं तो। ऐसे ही यहाँ भी दो लोग हैं, ये पी क्यू है, यहाँ क्यू आर है, क्यू प्लस आर जो है कितना है
6250। तो इनका 2 लोग हैं तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। फिर से 2 लोग हैं, P प्लस आर 2 लोग हैं, तो 5200 इंटू 2 है। ओके, तो इस तरह से सबका इनका हमने निकाल लिया 2-2 पेयर में। अब क्या है कि P का मासिक आय कितना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे एक चीज़ देखिए। हम पहले तीनों का टोटल कितना है ये निकाल लेते हैं। तो देखो ये सबको ऐड करोगे, इधर का अलग से ऐड कर लो और इधर का अलग से ऐड कर लो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 बार P है, 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, तो 2 इंटू P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, ये देखो इधर भी 2 सब में कॉमन है, तो 2 इधर भी कॉमन ले लेते हैं, होगा क्या 50-50 प्लस 650 प्लस 5200, यही होगा। होगा, दोनों से 2 मल्टीप्लाई में तो इसको काट भी लेंगे, तो P प्लस Q प्लस R इतना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R इतना हो जाएगा। ओके, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। तो P प्लस Q प्लस R में से हम को P का निकालना है, आप देख रहे हैं P का निकालना है। ओके, तो देखो हो कितना जा रहा है, P प्लस Q प्लस R टोटल हो कितना रहा है, देखो इन सबको ऐड कर लेना है मुझे। तो ऐड करोगे तो 0 0 0 सब जगह 0 है तो 0 डाल लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर से 2 मतलब 0 5 5 है और 5, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 कर लेते हैं। उसके बाद देखो 2 है, 2 4 है, यहाँ 0 है तो 4 हो गया। ओके, उसके बाद है 5 6 11 5, 11 5 16 होता है, तो 16 400 हो गया कि नहीं, 16 400 टोटल हो गया हमारा। और हमें जो है Q और R का भी निकालना है, तो QR टोटल कितना है, QR टोटल कितना है ये देखो 12,500 है, 6,000 ये है, 250 ये है, तो 12,500 हो गया ये 12,500। ठीक है, तो ये 16,500 में से एक मिनट जोड़ सही किया हूँ नहीं, देखो कैसे 5,000 ये है, 6,000 ये है, 5,000 ये है, तो 5 6 11 6 अच्छा 17 होता है ना, 11 6 कितना होता है, 5 6 11 6 17, 17,000 ये हो गया। और उसके बाद है आपका ये भी 250 और ये भी मतलब 200 ये और 50 ये 250 और ये 250 मिला 17,500, ये हम थोड़ा मिस्टेक हो गया जोड़ने में, 17,500 हो जाएगा ना। और 12,500 हमारा ये है, 12,500, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 5 6 11 5 11 5 16 होता है, सॉरी यार ये 16 हो जाएगा। ओके, तो 16 ये हो गया और हमें जो है 12,500 ये हो गया, 12,500 ये है, तो 16,500 जो है कितना टोटल P प्लस Q प्लस R है, P प्लस Q प्लस R, ये जो तो तीनों लोग का 16,500 है और QR का है 12,500, तो हमें P कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। देखो सी आंसर हो जाएगा। अब समझ पाए या नहीं समझ पाए, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन का वो था। हाँ, देखो P प्लस Q जो है आपका औसत दिया हुआ 5,050 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लोग थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। QR औसत दिया है इतना, तो टोटल आय कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P प्लस R इसको भी वही करना पड़ेगा, तो हमने इधर का ऐड कर लिया, तो ये ऐड होके इतना आ जाएगा। और 2 क्यों आया आप समझ गए, क्योंकि 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है। ठीक है, इधर 2 क्यों आया, क्योंकि 2 सब में कॉमन था, ऐड कर रहे होंगे तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो इनको ऐड करके हमारा 16,500 आया, तो ये P प्लस Q प्लस R का था, और साथ ही साथ हमें Q और R का निकल गया था कि 12,500 है, उनको घटा देंगे तो 4,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, थोड़ा मिटा लेते हैं, ये थोड़ा सा मिट जाएगा, अच्छा रहेगा, मिटा लेता हूँ। ये मिट गया और ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया आपके चौथे प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व करूँगा, देखिएगा आप। हाँ, हालांकि तीसरा भी मज़ेदार ही तरीके से सॉल्व किया गया है, बाकी पहला और दूसरा ट्रेडिशनल वे में जो है सॉल्व किया गया, और कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन जो है मेरा तरीका यही है कि आप थोड़ा बेसिक लेवल पे जाके सोचें। ओके, ये देखो फिर से हम पेन ले रहे हैं, अब देखो अच्छा पेन का कलर बदलूं क्या, आप लोग अच्छा फील करेंगे तो ब्लैक, ब्लैक इससे मैच करेगा, पर
चलेगा, कोई बात नहीं। देखो चौथे नंबर कह रहा है पी का 30% और क्यू के 40% में जोड़ दिया जाता है। पी का 30% और क्यू का 40% पे एक साथ जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, क्यू का 80% हो जाता है। तो देखिए पी का 30% एक साथ जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं ऐसा बता देते हैं। पी का 30% जोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं, क्यू के 30 मतलब क्यू के 40% में। क्या हो जा रहा है, क्यू का 80% हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, क्यू का 80%, क्यू का 80% हो जा रहा है। ओके, ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब देखो एक चीज़ सोचो कि क्यू का 40%, इसमें भी तो क्यू का 40% होगा ही, एक तो क्यू का 40% होगा, 80% में क्यू का अपना 40% होगा ही, और जो बाकी 40% है 80% में वो पी का 30% है। यही होगा ना, एक चीज ड्राइव कर सकते हैं ना, पी का 30% बराबर क्यू का 40%। इससे ये चीज सोच सकते हैं, ये जो है ये ऐसे भी, या तो इसको इधर ले जाइएगा, इधर आ जाएगा तो क्यू का 80% माइनस क्यू का 40%, क्यू का 40% बचेगा। ये भी बात आपको समझ आ रही होगी। अब देखो अब क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, क्यू पी का कितना प्रतिशत है। अब एक इक्वेशन में फिर से लिखता है, एक तो ये यहाँ इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब देखो पी का कहते हैं x% बराबर क्यू, ऐसा ही होने जा रहा है ना, पी का x% बराबर क्यू। अब एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं, क्यू देखो पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, इस 40% को इधर ले आते हैं तो पी का 30% बाय 40% बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और 30/40% परसेंट भी घट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो P का 3/4 बराबर क्यू, ये होगा ना। P का 3/4 बराबर, थोड़ा मिटा दूँ वो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा। हाँ, तो P का 3/4 बराबर क्यू। अब ये परसेंट को कौन रिप्लेस कर रहा है, 3/4 कर रहा है ना, 3/4 कर रहा है। ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको दे देगा परसेंटेज। ये 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये आपको 75% दे देगा। देखो आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 नंबर मुंह से कर लेंगे, ये इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि सारे प्रश्न को आप यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मुंह से किया जा सकता है, लेकिन आप लोग हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट के बच्चे हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो थोड़ा मैथ्स जो है रह जाता है, पर देखो कोई बात नहीं। अब देखो कह रहा है ए बी सी डी के बीच इतना का रेशियो है, धन का वितरण किया जाना है इस रेशियो में, सी और डी को 1,000 रुपये अधिक मिलता है। एक चीज देखो, सी और डी के अनुपात में कितने का अंतर है, एक रेशियो का अंतर है, और एक का मतलब 1,000 रुपये का है क्या है, 1,000 रुपये का वही है ना, एक का मतलब 1,000 ही रुपये है। यहाँ देखो डिलीट करने का ऑप्शन दे दिया, कोई बात नहीं, एक का मतलब 1,000 हो गया। अब देखो क्या रहा है, तो बी के हिस्से में कितना है, तो बी के हिस्से में तो 2 है, बी के हिस्से में 2 है ना, तो एक का मतलब जब 1,000 है तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2,000। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं आप। बस हमने डिफरेंस देख लिया, रेशियो का डिफरेंस और मूल्य का डिफरेंस। तो रेशियो का डिफरेंस 1 था तो 1 बराबर 1,000। अब हमें बी निकालना है, बी का वैल्यू 2 है रेशियो बाइज, तो बी का एक का मतलब 1,000 है तो 2 का मतलब 2,000 हो जाएगा। ओके, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर से अंग्रेजी में है, तो चूँकि आप लोग जो है ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी मीडियम के हैं, तो आपके लिए मैं हिंदी को ही प्रेफर करूँगा, और अंग्रेजी वाले से गुजारिश रहेगी कि आप, मेन बात है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कह रहे हैं, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य के 5% छूट देता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पे 5% छूट देता है, फिर उसके बाद 6% छूट देता है, तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता है। देखो क्या होता होगा, तो अंकित मूल्य उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको भी समझिए मुंह से ही कर सकते थे। मान लो कि जो है 100 रुपये का घड़ी रहा होगा। ठीक है, 100 रुपये घड़ी है, और 100 रुपये में ये पहली बार 5% छूट दिया तो 95 रुपये में बेचा होगा, और दूसरी बार क्या किया, 6% छूट दे दिया, तो इसका मतलब 6% में तो 6 रुपये छूट दे दिया, और तो 94 रुपये में बेचा होगा। यही तो हुआ, यही हुआ होगा ना। तो ये देखो 1 रुपये का अंतर हुआ, 1 रुपये का अंतर हुआ, लेकिन उसका लाभ का अंतर कितना हो जा रहा है, 15 रुपये का। तो एक का मतलब कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। अब देखो हमने कहा था कि घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपया, तब ये कंडीशन हो रही है सारी। ठीक है, तो 100 रुपया
को लेके चले थे तो 1 का बात हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो 1 का मतलब 15 है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 1500। देखो मुझसे आराम से, ये सब प्रश्न इतने आसान हैं कि तब जो है आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आराम से ऐसे ही देखें। 100 रुपये का सामान लिए, पहले 95 रुपये में बेचे, फिर 94 रुपये में बेचे, तो 100 में जो है 1 रुपये का लाभ या हानि का जो भी अंतर है, 1 रुपये का अंतर आ रहा है, मतलब 1 रुपया मतलब 15 रुपये, 1 बराबर 15, तो 100 अंकित मूल्य हम अपने मन से माने थे, तो ये हमारा जो है तो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य? ऑब्वियस बात है 15 रुपये, 1500 हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो 7वां नंबर कितना आसान सा प्रश्न है। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अनुपात का प्रश्न अधिक पूछता है, तो आप कोशिश करें कि अनुपात वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करके जाएं। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात हैं। सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का योग, सबसे छोटी ये है और बड़ी ये है 5, 3 और 5, और दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। मतलब एक है 3x है और एक 5x है, उस वो बराबर है 4x, जो दूसरी संख्या है उसमें 52 ऐड कर देने पे बराबर हो जा रहे हैं। तो 8x इधर है, 8x इधर है, ये 4x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 52, यही हो जाएगा ना। मतलब मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इसको आपके लिए मिटा दिए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखो 4 इधर पॉजिटिव में है तो इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, बराबर 52। अब देखो 4x बराबर 52 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 52, हम फास्ट हो गए, हमारा पेंसिल हो गया, 52/4 बराबर 13 हो जाएगा, 52/4 बराबर 13। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है, 4 52 13 को 52 होता है। हाँ, तो सबसे छोटी क्या संख्या 3 है, तो x का वैल्यू 13 हो गया, तो सबसे छोटी संख्या 3x है। हाँ, तो 13 3 39, 3 इंटू 13। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यदि नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, कि मुझे आपको आपका जो है रिस्पॉन्स पता लगेगा, या समझ भी रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि पता लगते रहेगा कि क्या चल रहा है। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास जरूरी है, ठीक है। नौकरी लेना जरूरी है, जैसे भी लीजिए नौकरी लीजिए, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। आप ही के हाथ में भविष्य जाने वाला है, आप भविष्य को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। इसीलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा। अब देखो 8वां प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न होगा, और बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसमें जो है मतलब क्योंकि क्या कहूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। एक चीज़ बताइए, 1/x को हम x-1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। या 1/x² को x⁻² लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरह का सिचुएशन रहे, पावर हम नॉर्मल करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है। क्यों होता है ये सारी बातें हम यदि प्रॉपर मैथ्स का क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास क्या सीन है, थोड़ा इसको मिटा दूँ या यहाँ स्पेस है तो ले लूँगा ये। देखो 2⁻²n-1 बराबर, ये देखो 8 दिख रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं 8 को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक 8 को। अब देखो जो पावर इसमें है n-3, इसको -n-3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए। ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप। 2⁻2n-1 बराबर इतना लिख सकते हैं आराम से। इसको देखो हम क्या कर रहे हैं, 2, ये 2 का क्यूब है, ये 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। तो मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, ऐसे लिखा गया n-3। अब देखो यहाँ इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 2⁻³ n+9 हो जाएगा, होगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। और इधर 2 का पावर 2n-1 है, तो दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। 2n-1 बराबर -3n+9, ओके, -3n+9 हो गया। अब देखो ये इधर आ गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, n का वैल्यू आपको निकालना है ना। देखो ये जो है इसको हम इधर ले आए, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये -n है और इधर 2n है, तो दोनों ये इधर आ जाएगा
-3n इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो इधर 2 पहले से है तो 5n हो जाएगा, और ये -1 है, ये इधर है 9, तो दोनों ऐड होकर 10 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5 बराबर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन कर डालें। आप थोड़े बेसिक्स को देख के जाइएगा। हाँ, आपके पास यदि थोड़ा सा भी समय बचता हो तो आप कम से कम 6 टू, सॉरी फ़ोन आ गया किसी का, तो कोई बात नहीं, हमारा लेक्चर भी लगभग ख़त्म होने को जा रहा था। तो आप 6 टू 8 का मैथ्स कम से कम करके जाइएगा। इससे ये होगा कि आप सारे प्रश्न आराम से कर लेंगे और आप निश्चित सफलता पाएंगे। और मैं मैथ्स के प्रश्न लाऊंगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वही प्रश्न लाऊंगा जो प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आज मैंने हिंदी सब्जेक्ट्स के प्रश्न जो मैथ्स के आए थे उसका करूंगा, फिर इंग्लिश के, सोशल साइंस के, लगातार मैथ्स को लेकर के आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।